नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और स्वागत है पुनः एक बार समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं जो हमारा उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर के है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, चर्चा करें। मतलब इस प्रश्न का दो पक्ष है। पहले पक्ष में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, चर्चा करें। मतलब जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है, उसी को आपको यहाँ बताना है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आपके सिलेबस में सीधे सीधे मेंशन है, तो बहुत संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बने। तो ठीक है, आइए इसको देखते हैं। हर बार की तरह एक बहुत छोटा सा इंट्रो आप दे दीजिए और इंट्रो में बताइए कि उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे है, जो कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो आप अपने प्रीलिम्स के फैक्ट का यहाँ प्रयोग करिए और ऐसे लिख दीजिए। फिर क्या है, अतः यहाँ कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां भी अधिक है। भाई, जब बड़ा राज्य होगा, जनसंख्या बड़ी होगी, भूभाग बड़ा होगा, तो चुनौतियां ऑब्वियसली ज्यादा होंगी। तो वो आप बता रहे हैं। इसलिए प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रो आप दे दीजिए और इंट्रो इससे ज़्यादा नहीं देना है, बस इतना बहुत है, पर्याप्त है। अब जो है आप आ जाइए प्रश्न को, के जो डिमांड है प्रश्न की, जिसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, तो उसको बताइए। और इसमें जो सबसे पहली चुनौती है वो भौगोलिक चुनौती, क्योंकि आपने इंट्रो में कहा है ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। तो वही यहाँ दिखाना है कि उत्तर प्रदेश नेपाल से खुली सीमा साझा करता है। मतलब नेपाल जो एक देश है उसके साथ खुली सीमा साझा करता है। अतः तस्करी, आतंकवादियों की घुसपैठ, टेरर फंडिंग, नकली मुद्रा का प्रचलन आदि का डर सदियों बना रहता है। आप वैसे भी जो न्यूज़पेपर है करंट में आप पढ़ते होंगे कि किस तरीके से यहाँ से जो है नकली मुद्रा का जो है वो भारत में पाया जाता है कि भाई नेपाल उसका एक केंद्र है। दूसरी चीज, जो आतंकवादियों की घुसपैठ होती है, और चूंकि खुली सीमा है बॉर्डर पे, जैसे पाकिस्तान या चाइना बॉर्डर कितनी चौकसी नहीं होती है, क्योंकि हम नेपाल जो है हमारा एक मित्र देश है। तो उसका जो है आतंकवादी या जो अवैध तत्व है उसका उपयोग कर लेते हैं। अभी हाल ही में बहुत ही चर्चित घटना रही कि एक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर थी, वो आ गई। तो वो एक तरीके से, अब वो भारत में आ रही हैं, भारत में उनको रहना चाहिए या क्या, वो तो अलग इशू है, वो तो कानून व्यवस्था अपना देखेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था की कमी है कि एक महिला जो है चार बच्चों के साथ भारत में आ जाती है और भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं या जो प्रशासन तंत्र है वो उसको पकड़ नहीं पाता है। तो ये एक कमी है, इसको आप दिखा सकते हैं। तो वो सब जो समस्या है तो वो एक बड़ी समस्या है। फिर उत्तर प्रदेश 9 राज्यों, जिसमें 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। देखिए, आप लोगों ने कई बार लगाया होगा कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो वैसे तो टोटल 9 है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को हटा दिया जाए तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये पीटी का एक फैक्ट है, आपको बता दे रहे हैं, जो काफी जटिल है तथा उसमें भौगोलिक विविधता भी है, जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। अब इसको एक मैप से देखिए कि कैसे ये
चुनौती है। देखिए ये है आपका उत्तर प्रदेश। आप लोग भी अपने मुख्य परीक्षा में ऐसे मैप बनाइए। अब इस मैप में ये देखिए, ये जो है ये नेपाल का क्षेत्र है। तो मतलब जो इतना बड़ा भूभाग है उत्तर प्रदेश का, वो नेपाल से सीधे सीमा साझा कर रहा है। तो वही है जो नेपाल से समस्याएं हैं घुसपैठ की, वो आप दिखा देंगे। साथ ही यहाँ और देख लीजिए कि यहाँ ये देखिए इसका जो ये क्षेत्र है, जो सोनभद्र का क्षेत्र है, वो देखिए झारखंड से सीमा साझा कर रहा है, यहाँ बिहार से, और ये जो है छत्तीसगढ़ से, और यहाँ जो है मध्य प्रदेश से। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है जो नक्सल प्रभावित रहा है। जो आगे के पॉइंट में है वो भी आप दिखा सकते हैं यहाँ। और एक चीज देखिए, अगर यहाँ से आप बांग्लादेश की स्थिति देखेंगे तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मतलब पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है उससे हमको लगता है कि 500 किलोमीटर भी नहीं होगा। और फिर म्यांमार यहाँ। तो ये भी एक घुसपैठ और अवैध प्रवासन की समस्या से उत्तर प्रदेश इनसे भी दो चार हो रहा है। तो ऐसे ही आप एक मैप बना करके अपने उत्तर में दिखा सकते हैं। और देखिए मैप वेप का प्रयोग इसलिए करिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा लिखने पे जाएंगे, क्योंकि वहां जो है 20 क्वेश्चंस आते हैं। और 20 क्वेश्चंस को जो है 10 क्वेश्चन 8 नंबर के होते हैं और 10 क्वेश्चन 12 नंबर के होते हैं। तो अगर आप सब लिखने में रह जाएंगे तो आपका विश्वास करिए कि लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन वो छूट जाएंगे। लेकिन हाँ, स्मार्ट वर्क की तरह जहां लगे वो पॉइंट में निकल जाइए। जहां आपको लगे कि नहीं मैप से काम चल जा रहा है तो आप मैप दिखा दीजिए। ये इसलिए भी फायदेमंद है कि यहाँ आपको नंबर भी भरपूर मिलेगा, कॉपी भी आपकी सुंदर दिखेगी, और साथ ही साथ आपका समय बचेगा। कि यहाँ जो आप समय बचाएंगे, इस प्रश्न में जो समय बचाएंगे, उसका उपयोग आप अपने अगले प्रश्न में कर लेंगे। और पीसीएस मेंस उन्हीं बच्चों का निकलता है जो जिनका प्रश्न नहीं छूटता। अगर आपका प्रश्न छूट रहा है तो कहीं न कहीं आपके लिए मेंस में समस्या है। और प्रश्न छोड़ना तो एक तरीके से गुनाह है, तो प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो उस वो क्यों नहीं छूटेगा, तो यही सब प्रयास करके आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। एक मैप दिखा दीजिए इस तरीके से। फिर आगे देखिए, इससे सटे नेपाल बिहार झारखंड, नेपाल बिहार झारखंड जैसे निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य और देश की उपस्थिति भी प्रदेश में अपराधीकरण को बढ़ावा देती है। भाई यूपी से सटे कौन है? बिहार है, झारखंड है। तो यूपी की स्थिति खुद ही खराब है, और उनसे भी खराब की स्थिति किसकी है? बिहार की, झारखंड की। तो कहीं न कहीं अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छी नहीं है, जीवन स्तर अच्छा नहीं है, तो वो एक तरीके से अपराधीकरण को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। तो एक पॉइंट आप ये दिखा देंगे। फिर वही जो मैंने मैप में समझाया कि बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों की निकट अवस्थिति अवैध प्रवासन को बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं, जैसे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ। आप अक्सर पेपर में देखते होंगे कि जो यूपी एसटीएफ की टीम है वो अवैध प्रवासन, आप न्यूज में कभी देखते होंगे कि बांग्लादेशी जो है व्यक्ति भारत मतलब उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया, वो इतना दिन से रह रहा है। तो वही सब कारण है, क्योंकि ये सब बहुत पास पास हैं। जो ये हैं रोहिंग्या तो म्यांमार से ही आए हैं। तो उनकी भी एक बड़ी तादाद कहीं न कहीं बांग्लादेश से होते हुए पहुंच गए हैं भारत में, उत्तर प्रदेश में। तो ये सब समस्याएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के समक्ष एक तरीके से बड़ी चुनौती खड़ा कर देते हैं। साथ ही जो ये सोनभद्र है, मिर्जापुर एवं चंदौली जैसे जिलों में नक्सलवाद की समस्या, हालांकि इस पे अब काफी अंकुश लगाया जा चुका है। अब तो खैर स्थिति बहुत बेहतर है पहले से। लेकिन आज के 10 साल 15 साल पहले यहाँ नक्सल की बहुत समस्या थी। ये जो जिले थे जो बेसिकली झारखंड, छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करते थे बिहार के साथ, वहाँ एक तरीके से वो पूरा एरिया ही इफेक्टेड था। तो उसमें हमारे भी ये जिले शामिल होते थे। तो आप वो दिखा देंगे। तो ये सब जो है वो भौगोलिक कारण के तहत जो समस्याएं हैं वो है। फिर सामाजिक कारण,
जो कानून व्यवस्था के समय जो चुनौती है उसका सामाजिक कारक क्या है? तो सांप्रदायिक तनाव की स्थिति। यह तब और भी गंभीर हो जाती है जब यह हिंदू मुस्लिम के बीच हो जाती है। देखिए उत्तर प्रदेश बहुभाषा भाषी बहुधार्मिक लोग रहते हैं, और यहाँ मुस्लिम समुदाय की आबादी बहुत बड़ी होती है। और कुछ समय पहले तक तो यहाँ कोई तीज त्योहार ऐसा होता नहीं था कि जब हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगा ना हो जाए। तो अभी की जो प्रदेश सरकार है वो इसको नियंत्रित करने में काफी सफल रही है। इधर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन छुटपुट घटनाएं हो ही जाती हैं। और ये बड़ा तब हो जाता है कि जब हिंदू मुस्लिम के बीच की चीजें आ जाती है, क्योंकि मुस्लिमों की आबादी बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में। तो ये एक बड़ी समस्या है। और जो अगला इसी में आएगा सामाजिक कारक के तहत, कि राज्य की साक्षरता 67% है, अतः शिक्षा के अभाव में परिस्थितियां और भी गंभीर तथा चुनौतीपूर्ण बन जाती हैं। भाई देखिए, अगर व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो उसके सोचने समझने का जो दृष्टिकोण होगा वो तार्किक होगा, वो रैशनल तरीके से चीजें सोचेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ एक गंभीर समस्या ये है कि अभी भी यहाँ जो है शिक्षा की कमी है। शहरी क्षेत्रों में तो स्थिति फिर भी सुधार है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ स्थिति और भी दयनीय है। और ऐसी ऐसी स्थिति में जहाँ लोग शिक्षित ना हो, जहाँ बेरोजगारी की दर ज्यादा हो, जहाँ का एक बड़ा पॉपुलेशन जो है वो बीपीएल में हो, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहा हो, तो वहाँ सांप्रदायिकता को फलने फूलने का एक अतिरिक्त अवसर मिल जाता है। तो आप यहाँ ये सब दिखा देंगे सामाजिक कारक के तहत। फिर आगे आइए। हाँ, अब देखिए जो अगला है हमारा वो है आर्थिक कारक। आपने भौगोलिक बताया, सामाजिक बताया, अब आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में वही है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। भाई कहने को तो हमारी भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है तो जो प्रति व्यक्ति आय में अभी हम बहुत पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट एक जाएगा। फिर पूरे प्रदेश में विकास में एकरूपता का नहीं होना, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकास होना, जबकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड से संबंधित जिले अपेक्षाकृत पीछे रह गए। उत्तर प्रदेश का जो आप विकास देखेंगे तो जो ये दिल्ली एनसीआर से सटा जो क्षेत्र है उसका तो बहुत ही ज्यादा विकास है, बहुत ही आगे है। फिर लखनऊ के आसपास का क्षेत्र, कानपुर के, ये सब भी थोड़ा डेवलप है। लेकिन जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, तो पूर्वांचल का क्षेत्र जो है वो बेसिकली केवल केवल एग्रीकल्चर बेस्ड है। और एग्रीकल्चर में भी उस तरीके का प्रोडक्शन नहीं है जैसे पंजाब हरियाणा में है। भाई वहाँ जोतों का आकार बहुत छोटा है, और कृषि को लोग बहुत लाभ का फायदा, मतलब लाभ का सौदा नहीं समझते, या एग्रीकल्चर में नवोन्मेष नहीं है, या सरकार की उस तरफ उदासीनता भी रही है। तो कई ऐसे कारण हैं कि जो हमारा पूर्वांचल है पिछड़ गया। बुंदेलखंड की स्थिति तो शुरू से दयनीय रही, क्योंकि वहां के साथ तो जो है भाई प्रकृति जो है बुंदेलखंड को उस तरीके से कुछ दी नहीं। तो वहाँ सूखे की स्थिति रहती, पानी की बहुत गंभीर समस्या है, तो वहाँ तो कृषि भी नहीं हो सकती है। तो जो विकास है वो हमारा एकरूपता नहीं है। तो ये भी एक तरीके से शासन व्यवस्था को चुनौती प्रदान करते हैं। फिर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का क्षेत्र जो बाढ़ से प्रभावित रहता है। देखिए पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित रहता है, और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त है। तो ये भी एक तरीके से विषमता ही है, तो इसको आप दिखा देंगे। और फिर तब आगे आपको दिखाना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसको दिखा दीजिए। कि भाई ये सब तो चुनौतियां जो जो भी आपने दिखाया, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, वो तो चुनौतियां थी, लेकिन इनके समाधान के लिए प्रयास क्या सरकार कर रही है वो दिखाना, जो आपके प्रश्न का दूसरा पक्ष है। तो सबसे पहले आपको दिखाना कि संस्थागत प्रयास क्या कर रही है। तो संस्थागत प्रयास के तहत प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स यूपी एसटीएफ का गठन किया गया है, जिससे संगठित अपराध से निपटा जा सके। इसमें जो सबसे पहले और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है
संगठित अपराध को रोकने के लिए, वो है यूपीएसटीएफ। आप अक्सर इसके ऑपरेशंस को पेपर में पढ़ते होंगे, तो आप उसका यहाँ उल्लेख करेंगे। देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ तो आपको यहीं टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं तो वो आंसर जो है आप हमको इसी यहाँ पीडीएफ पे लिख के भेजिए, तो हम उसकी मार्किंग कर देंगे, उसमें जो कमी रहेगा वो आपको बता देंगे। तो टेलीग्राम से हमारे जुड़िए। और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसे आगे बढ़ाइए, ताकि आपको भी लाभ हो और हमको भी एक मोटिवेशन मिले आप लोग के द्वारा। तो ये आप देख लीजिए। फिर उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ की स्थापना की गई है, जिससे औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं महत्वपूर्ण सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मतलब जो है सीआईएसएफ की तर्ज पे यूपीएसएसएफ की स्थापना की गई है, जो काम करेगा औद्योगिक प्रतिष्ठानों जैसे एयरपोर्ट हुआ, कोई इंडस्ट्री हुई, उनके रक्षा के लिए, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनकी रक्षा के लिए। तो ये आप बता देंगे। फिर उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ते यूपीएटीएस का गठन, ताकि आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। तो यूपीएटीएस की आप चर्चा कर देंगे यहाँ। फिर जो अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी कोका, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2018 लागू किया गया है। ये भी जो है आतंक को रोकने के लिए, जो आतंकवादी गतिविधियां थी उनको रोकने के लिए प्रयास है, और इसके तहत बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाती है प्रदेश सरकार द्वारा। फिर पीएसी, मतलब पुलिस के साथ साथ, पुलिस तो है ही है, साथ साथ पीएसी की नियुक्ति, जो स्थानीय पुलिस के सहयोग से कानून व्यवस्था के संचालन के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो पुलिस है वो तो प्राथमिक भूमिका निभाती ही है, उसके सपोर्ट के लिए पीएसी की भी व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ एक अगला बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रयास है कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन हुआ, उसी तर्ज पे स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई है, जिससे राज्य में दर्ज अपराधों एवं उनकी प्रकृति का विश्लेषण किया जाता है। मतलब ये जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो भूमिका है, वो किस तरीके के अपराध हो रहे हैं, मतलब अपराध के भी कई चरित्र होते हैं भाई, कोई हत्या, मर्डर, लूट, डकैती, तो प्रत्यक्ष होते हैं। कुछ अप्रत्यक्ष अपराध होते हैं, जैसे साइबर जो क्राइम है, साइबर क्राइम में तो हम उसको देख नहीं रहे होते हैं, लेकिन वो सब चीजें हो जाती हैं। तो उन सब चीजों के लिए कि मतलब किस तरीके के अपराध हो रहे हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, तो उसको इसके माध्यम से जाना जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, और फिर उनसे निपटने के लिए क्या रणनीति होगी। भाई जब आप वास्तविक स्थिति को जानेंगे, जब वास्तविक समस्या को जानेंगे, तभी आप एक रणनीति बना पाएंगे। तो वही काम जो है सेंट्रल स्तर पे जो एनसीआरबी करती है, तो वही काम एससीआरबी का है। तो इसका उल्लेख जरूर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर आगे देख लीजिए। फिर तकनीकी स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं, सॉरी, तकनीकी स्तर पर प्रयास आप दिखा दीजिए कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम नेटवर्क सीसीटीएनएस की स्थापना। यह सिस्टम उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में आपराधिक गतिविधियों एवं अपराधियों से संबंधित जानकारी एक दूसरे को साझा करेंगे। मतलब ये जो सीसीटीएनएस की जो स्थापना है, वो एक तरीके से भारत के जितने भी राज्य हैं इससे कनेक्ट है। और अगर सपोज करिए कोई उत्तर प्रदेश का अपराधी है, वो जाके केरल में कोई आतंकवादी या कोई गलत काम करता है, तो तुरंत केरल पुलिस जो है उसका रिकॉर्ड जो है उत्तर प्रदेश पुलिस से प्राप्त कर लेगी, और उसके प्रति जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। तो एक तरीके से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए
ये राज्य के बाहर जो आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं दूसरे राज्य के लोगों द्वारा, उसको नियंत्रित करने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, तो आप उसको भी दिखा दीजिए। फिर साथ ही साथ क्या है कि प्रदेश के सभी थानों में, देखिए प्रदेश के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क, मैंने बताया है कि साइबर क्राइम आज के समय की सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है कि भाई किसी का जो है बैंक खाता ही से पैसा गायब कर दिया जा रहा है, या किसी की आपत्तिजनक अश्लील फोटो डाल दी जा रही है, तमाम तरीके से चीजें हो रही हैं। तो उसके लिए क्या है कि साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है एवं समस्त थानों में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी प्रदान की गई है। मतलब ये सब जो समस्याएं हैं इनके लिए आपको पुलिस थाने में जो जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही इसकी शिकायत दर्ज कराइए और ऑनलाइन ही अपनी शिकायत को आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारी शिकायत पे किस स्तर पे कार्रवाई हुई, अभी हमारी शिकायत की स्थिति क्या है, वो भी आप जान सकते हैं। तो ये तकनीकी स्तर पर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, आप इनका उल्लेख कर दें। फिर जो है क्षमता में वृद्धि, भाई अगर सारी चीजें डेवलप कर लीजिए और आपकी क्षमता में वृद्धि ना की जाए तो फिर तो सारी संरचनाएं, सारी जो आधारभूत संरचना है वो तो बेकार हो जाएंगी। तो वही है कि क्षमता में वृद्धि के तहत क्या किया जा रहा है कि निरंतर पुलिस बल की संख्या में वृद्धि की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा राज्य है, बड़ी आबादी को नियंत्रित करना है, तो सबसे पहले बड़ी इसकी जरूरत है कि हमारे पास मैन फोर्स हो। तो मैन फोर्स के तहत वही है कि पुलिस बल की संख्या में वृद्धि की जा रही है। अभी हाल में 10,000 के करीब उप निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। आपने देखा होगा कि 10,000 के करीब दरोगा जी लोगों की नियुक्ति हुई है, और जो कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया है वो प्रस्तावित है, उसका कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो वो एक प्रक्रिया है, तो आप इसको यहाँ दिखा दीजिए। फिर आगे देखिए क्षमता में और क्या वृद्धि हो रही है। प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा पुलिस उपाधीक्षक का चयन हो रहा है। देखिए जो आप लोगों का, बहुत लोगों का ड्रीम पद है पुलिस उपाधीक्षक का, तो हर बार आप लोक सेवा आयोग की भर्तियों में देखते होंगे, कभी ज्यादा रहता तो कभी कुछ, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ पद रहता है। जो डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी होते हैं उनका जो चयन हो रहा है वो आप दिखा देंगे। साथ ही साथ कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए इन्हें समय समय पर प्रशिक्षण, मतलब ये जो पुलिसकर्मी हैं उनको प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है। साथ ही साइबर क्राइम के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम जो है अभी वो नई प्रवृत्ति का है। उसको लेकर के जो अभी हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो इससे जुड़े लोग हैं, वो अभी बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैच्योर नहीं है। तो उनमें मैच्योरिटी लाने के लिए, उनके कार्य को दक्षता को बढ़ाने के लिए इस दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो साइबर क्राइम की संख्या बढ़ रही है। तो वो प्रयास भी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। और फिर अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुलिस बजट को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बढ़ाया जा रहा है, कि भाई अगर सब कुछ है धन ही नहीं है, तो धन नहीं है तो फिर धन के बिना तो सब बेकार है। तो वही है कि पुलिस का बजट बढ़ाया जा रहा है, जिससे आधारभूत संरचनाओं जैसे पुलिस थानों को हाईटेक बनाना, नए वाहनों की खरीद, नए और उन्नत किस्म के हथियारों की खरीद संभव हो सकती है। आपको याद होगा, या आप लोग आज के 10 साल पहले के थानों की कल्पना करिए, वो थाने क्या होते थे कि वहां जाने में डर लगता था कि कब वो गिर जाए। और उस स्थिति में हमारे पुलिस के जो जवान हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो बहुत ही मुस्तैदी से काम करते थे बेचारे। तो अब थानों की स्थिति बहुत ही बेहतर हो गई है। उनको पहली चीज तो नया नया भवन बना है, उस भवन में सारी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, उसको इंटरनेट कनेक्शन से बहुत बढ़िया ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। तो ये सब चीज़ें हुई। और साथ ही साथ नए नए वाहनों को अब देखिएगा कि जो बढ़िया वाहन है, जो तेज गति से चल सकने में सक्षम है, भाई यदि आपके पास वाहन वेपन बढ़िया नहीं रहेगा तो आजकल के अपराधियों के पास तो देख रहे हैं कि एक से एक लग्जरी गाड़ियां फॉर्च्यूनर या किससे चल रहे हैं। तो कम से कम आप यदि फॉर्च्यूनर से नहीं चल रहे हैं तो आपके पास इनोवा या
इस तरीके की कुछ स्कॉर्पियो टाइप की तो गाड़ियां होनी ही चाहिए कि आप उनको पकड़ सकें। तो ये है। फिर वेपन्स के मामले में भाई काफ़ी, अब देखिए पहले तो भाई 303 कितनी बड़ी राइफल होती थी और उसका वजन ही इतना होता था और पता नहीं वो कभी समय पे चलती भी थी कि नहीं चलती थी। लेकिन आज की स्थिति में आप देखेंगे इंसास राइफल या AK-47 या उन्नत किस्म के पिस्टल का उपयोग हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बजट बढ़ने से ही संभव हो पाया है। तो आप यहाँ दिखा देंगे। फिर एक छोटा सा निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष देना बहुत ही जरूरी है। तो निष्कर्ष आप दे दीजिए कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार के उपयुक्त प्रयासों के कारण ही आपराधिक घटनाओं को रोकने में काफी सफलता मिली है। अभी आज के ही पेपर में मैं पढ़ रहा था कि PM श्री मोदी जी ने काफी प्रदेश की कानून व्यवस्था को सराहा है कि भाई कानून व्यवस्था को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया गया है, तभी बहुत ज़्यादा निवेश आ रहा है। तो वो सब इन्हीं सम्मिलित प्रयासों के कारण है। तो आप दिखा देंगे। तो आज के प्रश्न का जो उत्तर है वो यहीं तक जाएगा, आगे भी आप लोग कुछ देख लीजिए। देखिए ये हमारा पिछला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करते हुए हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय चुनाव में इसकी भूमिका को स्पष्ट करें। यदि आप लोगों ने इस प्रश्न को नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से हमेशा प्रश्न आए हैं, इसलिए मैंने इसको करवा दिया है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे तो पढ़ा ही है, यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए, वहां से देख लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और फिर नए प्रश्न के साथ जल्दी ही आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।